तो दोस्तों आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है अक्षय विहिरकर भाई, जिनके साथ बात हुई है स्टॉक के बारे में, फाइनेंस के बारे में, जो टर्म्स होते हैं आईपीओस क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, उस सब के बारे में बात हुई है। बहुत कुछ सीखने मिला, स्पेशली फाइनेंस को लेके, जो कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है और जो कि नॉर्मली जॉब करता है, तो उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बेसिकली ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी बातें जो भी मेरे डाउट्स थे वो सब मैंने उनसे पूछे एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरे को पर्सनली बहुत मज़ा आया एंड आई होप यू फील द सेम वे। बहुत कुछ सीखने मिलेगा, स्पेशली जिनको फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, उनके लिए पॉडकास्ट है। तो आज का पॉडकास्ट ज़रूर कंज्यूम करिए। सो विदाउट फर्दर अडू प्लीज़ वेलकम अक्षय विहिरकर भाई इज़ ऑन दी शो। शो पर आपका स्वागत है अक्षय भाई। कैसे हो आप? मस्त है। आज आपसे ना बहुत कुछ सीखना है, ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक के बारे में, फाइनेंस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बट बेसिकली एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है? अभी अगर स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, अभी ऑलमोस्ट आफ्टर लॉकडाउन एंड आफ्टर कोविड एक सीरीज सबने देखी थी, स्कैम 1992। हाँ, तो उसमें एक डायलॉग था जो बहुत फेमस हो गया था। इसमें बोला था कि एक बहुत बड़ा क्या गहरा कुआं है जिसमें पूरे देश की प्यास बुझाई जा सकती है। तो एक शॉर्ट आंसर देना चाहे तो वही है एक्चुअली, कि बहुत बड़ा कुआं है जिसमें सारे देश की प्यास बुझाई जा सकती है। बट एक्चुअली उसमें समझना है लोगों ने कि कैसे बुझाई जा सकती है। उसके लिए पहले उसको डीप में जाके सीखना पड़ेगा। एक्चुअली अगर स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा कुआं है बोला है या फिर गहरा समुंदर है बोला, जो भी है, तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि इट्स वेरी डीप एंड उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा रहता है। और उसका डेप्थ ज़्यादा रहता है, उसके साथ साथ वो वाइड भी काफ़ी रहता है। राइट। तो स्टॉक मार्केट का भी वैसे ही है। स्टॉक मार्केट मतलब समुंदर है। यस, वो वाइड भी बहुत रहेगा और डीप भी बहुत रहेगा। जितना आप जाओगे उतना वो। यस, अगर वाइड बोले तो बहुत सारे उसमें सेक्टर्स रहेंगे, बहुत सारे उसमें स्टॉक्स रहेंगे, हो सकता है कुछ स्कैम्स रहेंगे, कुछ कंपनीज रहेगी और कुछ ऐसे चीज़ें रहेगी जैसे आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी क्या होती है, स्टॉक क्या होता है, कुछ रेगुलेटरीज रहती है, गवर्नमेंट क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होता है, एवरीथिंग। सो बहुत डीप एंड एकदम डिटेल्स है वो। ओके, तो इसमें जैसे कि स्टॉक मार्केट के बारे में तो डिटेल में चर्चा करेंगे, बट बेसिकली एक दो तीन मेरे कॉन्सेप्ट है कि निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे दीजिए। बिल्कुल, अभी निफ्टी और सेंसेक्स अगर कोई पूछ रहा है तो उसके पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक जो वर्ड है उसमें बेसिकली दो चीज़ आती है। सो एक होता है अपना प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अभी प्राइमरी मार्केट मतलब जब अपन अपने आजू बाजू में जो चीज़ देखते हैं, आजू बाजू में मतलब जैसे कौन से क्लोथ हम पहन के, किस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, वो ऑफिस जो है वो किस सेक्टर को बिलोंग करता है, हम किस गाड़ी से घूम रहे हैं, उसके साथ वो गाड़ी में जो पेट्रोल भर रहे हैं वो किस कंपनी या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होगा, या फिर हम जो फुटवेयर पहन रहे हैं वो किस ब्रांड का है। ये सारी चीज़ें आती है उसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने कमाए हुए पैसे से आईटी सेक्टर के मैं कहीं पे कार खरीदा, मतलब वहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ। राइट। लेट्स से टाटा मोटर्स द स्टॉक, ठीक है। तो अभी टाटा मोटर को अगर हम स्टॉक एज अ स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें कि प्राइमरी मार्केट, अभी प्राइमरी मार्केट की जब बात हम कर रहे हैं तो स्टॉक टाटा मोटर की कहीं पे कंपनी होगी। इवन आप जहाँ से भी हो, जहाँ पे भी लोग सब है, उनके आजू बाजू में टाटा मोटर का एक आउटलेट रहेगा जहाँ से गाड़ी बिकती है। लेकिन हर स्टेट में एक या दो ही जगह पे होगा जहाँ पे गाड़ी बनती है, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग थिंग। हाँ, लेट्स से मुंबई में अगर ये टाटा मोटर का जो बड़ा सा वेयर हाउस है या फिर प्रोडक्शन हाउस है, तो वहाँ से पूरा का पूरा माल आएगा कंटेनर में भर के नागपुर, नागपुर से आएगा वो वर्धा, वर्धा से एक डिस्ट्रीब्यूटर से अपन वो गाड़ी एज अ फाइनल प्रोडक्ट लेंगे। राइट। अभी इसमें प्राइमरी मार्केट में क्या आता है, वहाँ पे मुंबई में जब वो गाड़ी बनी, उसने खरीदा हुआ लोहा, उसने खरीदा हुआ चेचिस, रबर एंड सीट एंड एवरीथिंग, हाँ, वो आ गया। लेट से गाड़ी 10 लाख की है जो अपन ने ली, उनको बनाने में 6 लाख लगा फॉर एग्जाम्पल। वो बनाने के बाद नागपुर में आने का एक कॉस्ट लगा, नागपुर के पास जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो भी था उसको रखने का कुछ 10% उसने रखा होगा, उसने वर्धा वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने 10% रखा होगा। उसके बाद वो सब अमाउंट देने के बाद फाइनल कॉस्ट मैंने 10 लाख दिया, 10 लाख में से 6 लाख टाटा को घर पे लगा और ये बाकी की 2-3 लाख इधर उधर मार्केट में घूमा। राइट। हाँ, हाँ।
तो वो मैंने लाया कहाँ से था, मैंने लाया था आईटी सेक्टर से जॉब करके। ओ ठीक है, तो मैंने आईटी सेक्टर से जॉब करके लाया, मैंने कार खरीदी, पैसा गया ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ऐसे अमाउंट रोटेट होती है हर सेक्टर से। अभी इनकी बनती है एक प्रॉपर बैलेंस शीट, जैसे इसमें दो चीज आती है, टेक्निकल, फंडामेंटल। फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट नाम की एक चीज बनती है, जैसे उसमें लिखा रहेगा पूरा कच्चा चिट्टा बोलो। हाँ। जैसे मैंने 10 लाख की गाड़ी बोला तो उसमें लिखा रहेगा कि 6 लाख इसको लगा, एक 2 लाख इधर उधर गया, और फाइनली जो नेट प्रॉफिट आया घर पे। हाँ बट मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ कि 10 लाख का माल बिका, 6 लाख में वो घर पे बना, दे दो करने के बाद इधर उधर होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को देने के बाद 1-1.5 लाख घर पे गया उसके, जिसने प्रोडक्शन किया। तो वो बैलेंस शीट पे लिखा रहेगा कि 1 लाख का उसका प्रॉफिट है। तो अगर ऐसी कंपनी अपने आसपास जो फिजिकल मार्केट में अच्छा कर रही है, और फिजिकल मार्केट में अच्छा करने के बाद अगर उनका फायदा हो रहा है कंपनी को, तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट जो होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट जो अभी तक मैंने बोला फिजिकल मार्केट, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यस, एंड उनका स्टॉक मार्केट जो वर्जन है वो है सेकेंडरी मार्केट, विच इज अभी जितने भी कंपनी के नाम या फिर सेक्टर के नाम लिए, वो सारे के सारे सेक्टर अगर हम लिस्टेड करते हैं तो लिस्टेड होने के बाद वो होता है सेकेंडरी मार्केट। सो जहाँ पे भी अपन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जो भी कंपनी को अपन सर्च करते हैं अपने डीमेट अकाउंट में एंड ऑल, तो सर्च करने के बाद जो भी कंपनी अपने को दिखती है, दे ऑल आर सेकेंडरीज, एंड उनके कहीं ना कहीं बिजनेसेस रहते हैं प्राइमरी मार्केट में। अच्छा, तो जो वर्चुअली सपोज कोई बिजनेसेस है, हाँ, तो वो इसमें लिस्टेड नहीं हो सकते। वर्चुअल काइंड ऑफ अगर वो सर्विस दे रहा है तो लिस्टेड रह सकता है। अच्छा, जैसे कि अभी आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक, वहाँ पे फिजिकली लोग रहते हैं, बट अगर आप इन्फोसिस और टीसीएस देखो तो उनका काम वर्चुअल होता है। हाँ, लोग वहाँ पे रहते, बट जब ऑफलाइन मतलब जब ऑनलाइन था, सब अपने अपने घर से काम कर रहे थे, बट काम हो रहा था। तो इट डिपेंड्स ऑन की प्रोडक्ट है कि सर्विस है। अभी लिस्ट करना मतलब एक्चुअली रेगुलेटरी नाम की एक चीज है, सेबी। जैसे अपने पास आरबीआई है बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, मतलब बैंक के जो रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट एंड रेपो रेट एंड ऑल, उनको गवर्न करने के लिए या फिर उनको रूल करने के लिए आरबीआई रहती है ना। तो आरबीआई सेट किया है बैंक्स को, वैसे ही सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी नाम की जो रेगुलेटरी है, उनको अथॉरिटी दिया है कि स्टॉक मार्केट का सारा चीज तुम रेगुलेट करो। अब रेगुलेट करने में आ गया उसका रूल बनाना और मॉडिफाई करना और गवर्न करना। ओके, तो ये सारा काम सेबी करती है। सेबी काम। ओके, तो इसी में एक मेरा कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपने बता दिया, बट एक आईपीओ भी होता है। Yes. तो आईपीओ क्या होता है वो थोड़ा सा बता दीजिए। जब स्टॉक की बात की अभी मैंने, जैसे सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट, तो जैसे प्राइमरी मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, सॉरी प्राइमरी मार्केट में कंपनी रिवॉल्व कर रही है, आजू बाजू में वर्क कर रही है। जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, अभी अभी अपन ने टाटा मोटर की बात किया, ऐसे और 5000 लेट से कंपनी से। हाँ। ठीक है, अभी ये कंपनी अपने को मालूम है कि दे आर ऑलरेडी लिस्टेड। अभी जब कंपनी लिस्टेड होती है तो उसके वो सबसे पहले आईपीओ थ्रू आना होता है। आईपीओ मीन्स होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मीन्स पब्लिक को ऑफर करते हैं वो, तो वो मैंडेटरी होता है। यस। तो एक्चुअली सेबी क्या, एक रेड हेरिंग प्रोसेस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट नाम की एक उनकी चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने आसपास यहाँ पे लॉयड्स है। हाँ। लॉयड्स उत्तम गैलवा, लेट से फिलहाल तो लिस्टेड है, बट लेट से वो लिस्टेड नहीं है, या फिर उत्तम गैलवा एक छोटी सी कंपनी, वो लिस्टेड नहीं है। हाँ। उनको क्या करना पड़ेगा, अगर उनको अपना आईपीओ लाना है तो उनको अपना एटलीस्ट 5 ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अभी उसमें वो बनाएंगे कि हमारे पास एटलीस्ट दिन में 100 ट्रक आते हैं, जिसमें इतना लोहा आता है या फिर इतना रॉ मटेरियल आता है, डस्ट आता है, फिर हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास कम से कम 5000 लेबर है, ठीक है, और उसमें हम देते कि 10 लाख अगर हम, या 20 लाख या 1 करोड़ हम लेबर पेमेंट देते हैं, या फिर XYZ लाख करोड़ का हमारा रॉ मटेरियल परचेस होता है, और आफ्टर सेलिंग द मेन प्रोडक्ट हमारा इतना प्रॉफिट होता है या इतना लॉस होता है। इसको जैसे मैंने बैलेंस शीट बोला, तो बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट होने के बाद वो दे हैव टू प्रेजेंट टू सेबी, जो भी सेबी रेगुलेटरी बोला मैंने। ओके, तो वो सेबी को प्रेजेंट करेंगे कि दिस इज अवर 5 ईयर्स बैलेंस शीट। तो 5 ईयर्स बैलेंस शीट में अगर वो सब सही है तो उसमें कुछ प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। यस, एब्सोल्युटली। अभी फिलहाल कुछ नए आईपीओ आए थे, लाइक पेटीएम, जोमेटो भी जब आया था, LIC जब आया था, हाँ। जैसे ही लिस्टिंग हुआ वहां से नीचे गिर गया, बिकॉज इट वाज नॉट इन प्रॉफिट। बट एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग दे वर प्रॉफिटेबल, राइट? एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग दे वर नॉट इन प्रॉफिट, तो उनमें वो डिस्काउंट हुआ। ओके, ठीक है, अभी जैसे हम उत्तम गैलवा या लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो वो अपना एक फाइल बना के सेबी के पास जाएंगे। सेबी उनको देखेगा, चेक करेगा, मे बी वो यहाँ पे फिजिकली आके चेक करेगा कि सही में इनके पास इतना है क्या, इनके पास इतना लैंड एक्वायर है क्या, इतने लोग है क्या। ओके, सब ऑडिट होगा एक्चुअल में। इफ एवरीथिंग गुड, तो वो परमिशन देगी उनको पब्लिक लिमिटेड करने के लिए। तो वो कितना बिड या कितना डाइल्यूट करना पड़ता है वो कौन डिसाइड करता है? वो एक्सचेंज करता है, सेबी। अच्छा, ओके। अगर वो स्कैम सीरीज आपको याद होगा,
हाँ, तो उसमें माजदा इंडस्ट्री का आईपीओ लॉन्च करता है हर्षद मेहता, और सुचिता दलाल दरवाजा खोलती है, देखती है तो अंदर कुछ नहीं रहता है। हाँ, माजदा इंडस्ट्री जस्ट एक डोर पे लिखा रहता है, राइट। ठीक है। तो उसमें तब स्कैम ऐसा होता था, 1982 की बात है, 1984 की बात है, तो तब सेबी नाम की चीज नहीं थी, तो इसलिए ऐसा होता था कि किसी ने बोल दिया, स्टॉक ले लिए और चला गया, काम हो गया सब। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी सेबी विल चेक, सेबी विल गवर्न, सेबी विल चेक कि यहाँ पे सच में ऐसी कंपनी है क्या। तो सेबी कब इन्वॉल्व हुआ इन सब में? आफ्टर द मतलब जो डिक्लेयर हुआ फ्रॉड, अच्छा, 1992 का फ्रॉड के बाद इन्होंने सेबी को 1992 के बाद ही सेबी अपॉइंट हुआ। तो फिर तब जाके फिर ऐसा कि अगर यहाँ से नई कंपनी आनी है तो फिर नई कंपनी अगर आएगी तो फिर हम उसको प्रॉपर चेक करेंगे, अगर उनका बैलेंस शीट प्रॉपर है, वो सच में फिजिकली मार्केट में लिस्टेड है या फिजिकली मार्केट में अवेलेबल है, कुछ काम कर रही है, तभी इनको परमिशन देंगे स्टॉक मार्केट में आने। ओके। तो जो हम इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं, तो इसका ये अल्टरनेटिव है क्या कि या तो हमें 10-20 करोड़ की जरूरत है, तो वो एक तो हम इन्वेस्टर से ले शेयर्स डायलूट करके, या तो आईपीओ मतलब पब्लिक में वो डिस्ट्रीब्यूट करके पब्लिक से पैसा ले, वो सेम है, राइट? एग्जैक्टली। ओके। हमारे जनरेशन में अभी क्या हो रहा है ना, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें आ गई। बट हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में ना गोल्ड या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ये सब चलता था, Right. तो कितना डिफरेंस हुआ है हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में और आजकल की जेनजीज जो बोलते हैं उस जनरेशन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि अगर आपका जो ऑडियंस है उतने एज वाला होगा। राइट। अभी पहले से कैसा था, मतलब जो अपना पेरेंट लोग थे, लेट्स से 90s, ठीक है, 1990 से लेके 2000 तक, तब गोल्ड का ही सब था। मतलब जैसे अपने शादी में भी गोल्ड बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। हाँ। तब गोल्ड को एक सेफ्टी के पर्पज से देखा जाता है कि अगर इसके पास गोल्ड है मतलब इतने अमाउंट की सेफ्टी है। अभी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग जो होता है वो होता है सरप्लस अमाउंट पे। हाँ। तुम्हारे पास खाने पीने का हो गया, उसके बाद जो बचा कुछ है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करो फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, राइट। जैसे अपने पेरेंट लोग की जब शादी हुई तो उनमें बहुत हेवी गोल्ड देना रहता था, क्योंकि वो एज अ इन्वेस्टिंग भी सोचते थे, घर वाले सोचते थे कि इसके पास एटलीस्ट मैं इतना गोल्ड दे रहा हूँ तो उतनी तो सेफ्टी है उसके पास। उसके बाद धीरे धीरे रियल एस्टेट में थोड़ा इसका चेंज हुआ। लोग अगर सरप्लस अमाउंट है तो वो रियल एस्टेट में अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लगे। इसका क्या होता है, एक परसेंटेज होता है कि तुमको कितना परसेंट मिल सकता है एक सर्टन टेन्योर में। हाँ। अभी परसेंट अगर बोलूँ मैं तो गोल्ड का जो है वो ज़्यादा नहीं रहता। अभी आपने देखा होगा कि आप 1 या 2 साल पहले के गोल्ड के रेट आपको याद होगा तो 50-55 हज़ार था। हाँ। आज अभी 60-62 62-65 बढ़ रहे वो ग्रेजुअली। हाँ। तो 2 साल पहले 50 हज़ार था, आज 60 हज़ार है। एकदम ऐसा 2 लाख हो नहीं गया वो गोल्ड, 50 से 60 हुआ। अच्छा। विच इज जस्ट अ ओके नंबर। लेकिन अगर तुम प्लॉट या रियल एस्टेट की बात करोगे तो 10 लाख का प्लॉट 2 साल बाद 3 साल बाद 12 लाख में हो जाता है। 5 साल 6 साल रखोगे तो 10 लाख का प्लॉट 20 लाख में भी जाता है। हाँ। डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है। तो कैसे हर एक टाइम में या हर एक दशक में बोल सकते हैं आप, एक इन्वेस्टमेंट का अलग बूम होता है। फिलहाल अपना जो जेनजी वाला जो अभी चल रहा है इसमें स्टॉक मार्केट में वो बूम आया है। ठीक है। अभी जैसे आप जेनजी एंड ऑल की बात किए तो गोल्ड का एक था 50 से 60 हज़ार का हुआ। हाँ। रियल एस्टेट का भी एक सर्टन अमाउंट होता है कि इतने से 10 लाख से 20 लाख होगा, लेकिन उसके लिए सर्टन टाइम लगेगा। स्टॉक मार्केट का भी वैसे ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न्स है वो डिपेंड करता है कि तुम किस सेक्टर में पैसा लगाए हो, किस कंपनी पे पैसा लगाए हो, उस कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, उस कंपनी में आगे के प्लान क्या है। वैसे जैसे अभी एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं तो 2018-19 में अपने जो रोड मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने बोला था कि मैं पेट्रोल एकदम कम कर दूंगा और ईवी वाली गाड़ियां सब लगाऊंगा। राइट। हाँ। तो मुझे याद है मेरे पास, मतलब याद क्या, अभी मेरे पास 60 और 120 ये भाव से मेरे पास अडानी पावर के स्टॉक है 60 के भाव से, मेरे पास टाटा पावर के स्टॉक है 60 के भाव से। लोग आगे का सोच रहे कि मैं रोज का पेट्रोल क्यों डालूं, घर पे सोलर रहता है चार्ज कर दूं, काम खत्म, राइट, पैसा बचे रहे लोग। हाँ। तो उधर टाटा का माल बिक रहा है, ठीक है, टाटा का माल बिक रहा है इसलिए वो टाटा का स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ये फर्क है, और इसमें परसेंट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कितना परसेंट तुम्हारा बिजनेस ग्रो किया तो तुम्हारा स्टॉक पे उतना परसेंट प्रॉफिट मिला। तो आपने डिफरेंस बताया कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में और अभी के जनरेशन में क्या डिफरेंस है मेंटालिटी वाइज। बट इसमें और 2 क्वेश्चन है कि एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर, राइट? यस। तो मैं दोनों क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या होती है और ट्रेडर साइकोलॉजी क्या होती है। स्टार्ट करते इन्वेस्टर साइकोलॉजी से। तो जैसे अभी मैंने गोल्ड की बात की, हाँ,
गोल्ड वाला जो इन्वेस्टर होगा उसको मालूम है 50 का 60 हुआ था 2-3 साल में, अभी 60 का 70 होगा 2-3 साल में। उसको मालूम है कि 60 का 70 होना है, मतलब फिर से 20-30% मिलना है राइट। 2-3 साल में। हाँ। रियल एस्टेट वाला भी वैसे ही, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे प्लॉट है, उस हिसाब से उसका परसेंट बढ़ेगा। लेकिन जो स्टॉक मार्केट वाला इन्वेस्टर है उसने इंटेलेक्चुअल होना चाहिए और उसने मार्केट न्यूज एंड अवेयरनेस रहना चाहिए उसमें कि आगे क्या आने वाला है। जैसे फिलहाल AI मशीन लर्निंग एंड ऑल ये बहुत तेजी से आ रहा है। हाँ। तो ड्रोन जैसे स्टॉक हो गए, कुछ ऐसे कंपनीज जो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करती है। अभी सोलर पैनल वाले बहुत चीजें चल रही है, हर जगह पे सोलर पैनल लगेगी, तो जो सोलर की शीट बनाती है वो कंपनी के स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं और भागेंगे। अगेन EVs, तो ये कंपनी जो है वो आगे आने वाली फ्यूचर पर्सपेक्टिव वाली कंपनीज है। अभी 4 चीजें मेन होती है, 4 स्टॉक सेक्टर मेन होते हैं जिसमें अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आफ्टर सरप्लस अमाउंट, पैसा कमाने के बाद वाला अमाउंट। तो फर्स्ट इज योर बॉन्ड FD, देन बॉन्ड, देन गोल्ड, देन रियल एस्टेट, देन आता है स्टॉक मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट में लिमिट ही नहीं है, डिपेंड करता है किस कंपनी में तुम लगा रहे हो, किस सेक्टर में तुम लगा रहे हो और वो कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर रही है। एक आधी स्टॉक आपने खरीद लिया, उस कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया या फिर कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही, स्टॉक प्राइस विल डिक्लाइन। हाँ, लेकिन जैसे अभी 60 का 600 हो गया, ठीक है, तो अगर एक आधी कंपनी को अच्छे हेवी प्रोजेक्ट्स मिल गए गवर्नमेंट से, उनका स्टॉक प्राइस एकदम बढ़ गया, आपने 100 रुपए का था तब खरीदा, कंपनी आज 200 का हो गया प्राइस उसका। हाँ, तो 200 का हो गया मतलब आपका प्राइस डबल हो गया, आपने 10,000 लगाया 20,000 बन गया, तो विच इज 100%। ये बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हो सकता है साल 6 महीने, कभी कभी साल 2 साल, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है। डिस्क्लेमर, जैसे आपने निफ्टी और सेंसेक्स पूछा था। हाँ, तो निफ्टी क्या होता है? निफ्टी एक्चुअली निफ्टी 50 इज द कंप्लीट नेम। हाँ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच इज NSE, इसमें जो कंपनी लिस्टेड है, तो लिस्टेड कंपनी में सबसे हाई वैल्यूएशन जिसका होता है उस रेटिंग वाइज, रैंकिंग वाइज, तो हाई वैल्यूएशन वाइज जो पहली 50 कंपनी है उनका स्टॉक प्राइस को एवरेज किया जाता है 50 से, उससे निफ्टी बनता है। फिलहाल आज के डेट में निफ्टी ऑल टाइम है हमारा आज 22,300। ओके, उससे निफ्टी बनता है। देन सेंसेक्स, पहले एक्चुअली सेंसेक्स बना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अभी जैसे पहली 50 कंपनी का मैंने बोला एवरेज प्राइस, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आता है सेंसेक्स, तो सेंसेक्स को बोला जाता है सेंसेक्स 30। तो पहली जो टॉप की 30 कंपनीज है, ऑब्वियसली जो निफ्टी 50 की 50 है उसमें से ही पहली 30 जो है वो सेंसेक्स बनाती है। हाँ, तो वो पहली 30 कंपनी का एवरेज जो आंकड़ा आएगा वो आएगा सेंसेक्स विच इज 70,000 नाउ, 71,000। ओके, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मेरे को ये डाउट है कि एक होता है कि म्यूचुअल फंड होता है, एक होता है कि स्टॉक होता है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एक होता है कि हम ट्रेड करते हैं, तो किसके लिए क्या है? मतलब कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो म्यूचुअल फंड किन के लिए है, ट्रेडिंग किन के लिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था एक्चुअली। आजकल जैसे मार्केट चल रहा है, मार्केट चलना से ज़्यादा बोलूँगा मैं, जो इंस्टाग्राम पे या फिर हर जगह पे जो बूम दिख रहा है स्टॉक मार्केट का सबको, हाँ, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं उससे, और एवरीवन इज जंपिंग इनटू मार्केट लाइक पानी में कूद रहे, कुछ समझ नहीं रहा है, जंप करना है बस। तो ऐसा है कि पहले तो समझना चाहिए स्टॉक मार्केट क्या होता है। हाँ, स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके बाद स्टॉक मार्केट चलता कैसे, वर्क कैसे करता है, उसके बाद ये निफ्टी क्या है, उसके बाद निफ्टी के अंदर जो बाकी चीजें रहेगी, जैसे उसके ऑप्शंस रहेंगे, फ्यूचर्स रहेंगे, ये सब चीजें जब समझेगी तब जाके हम ट्रेडिंग क्या है वो समझ पाएंगे। हाँ, उसके पहले बेसिक था जैसे इन्वेस्टमेंट मैंने बोला कि अगर कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, तुम कंपनी के पैसे के स्टॉक खरीद के रखो, कंपनी के प्रॉफिट पे तुम्हारा प्रॉफिट होगा। हाँ, तो ये हो गया सिंपल इन्वेस्टिंग। देन आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इस लाइन हमने हर बार सुनी होगा। तो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क मतलब अगर कंपनी या फिर अगर स्टॉक बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट में, तभी जाके तुम्हारे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न बढ़ेंगे। राइट, एक्चुअली मैं म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा एक बेसिक बता देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड मतलब एक कंपनी होती है, मोस्टली बैंक या फिर ऐसी कंपनी होती है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। हाँ, लेट्स से HDFC या फिर SBI या कोई भी एक बेसिक कंपनी जो फाइनेंस संभालती है। अभी आपकी जॉब से आपने 1,000 रुपया बचाया और HDFC के म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। हाँ, किसी ने 1,000, किसी ने 5,000, किसी ने 1 करोड़। हाँ, तो अपने अपने हिसाब से जो पैसा बचा उसने डायरेक्ट HDFC के इसमें डाल दिया। तो HDFC के पास फंड मैनेजर रहते हैं वो संभालने के लिए कि किस स्टॉक में पैसा लगाना। अच्छा, ठीक है, तो उनके जो कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट रहते हैं, उस ट्रेडिंग अकाउंट से वो ट्रेडिंग होगा, वो सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं। यस, वो स्टॉक एक्चुअली उसको फंड मैनेजर ही बोला जाता है। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन उनके प्रॉफिट्स जो है वो उनके पैकेजेस जो होते हैं वो 1000 CRs में रहते हैं। ओ, सीरियसली? हाँ, और जितने का फंड वो मैनेज करते हैं उसमें 1% 2% वो एज ए इंसेंटिव लेते हैं। ओ,
जैसे HDFC का जो होम है मेन, तो वही मालक हुआ, तो मालक को 100% आराम से वो रिटर्न बना के देते हैं। ओके 100% के रिटर्न में वो 1% या 2% फंड मैनेजर लेता है, बाकी आपको तो 12-15% का कमिटमेंट दिया गया है, हाँ हाँ उतना ही मिलने वाला है। ओ मैक्स टी मैक्स अगर 12 दिया है और मार्केट बहुत एक्सट्रीमली अच्छे से वर्क किया तो आपको 15% मिल जाएगा। बट डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट डाउन है तो ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो में भी डाउन दिखेगा। हाँ मार्केट 100% बढ़ने के बाद आपने जो आपको 18% कमिट किया है वो आपको 18% ही मिलने वाला है। हाँ ये आपका ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं ओके। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली उनके लिए जिनको सेफ गेम खेलनी है, राइट, जिनको नहीं पता है, जो अपना कुछ काम कर रहे हैं और जिनको बस इन्वेस्टमेंट Yes. करनी है, रिटर्न लेना है, स्पेसिफिक रिटर्न। लेकिन अगर मैं वन वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं हाँ कि म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ कर सकता है कोई, तो बाय निफ्टी बीज, NIFTYBEES। ओके निफ्टी बीज ये क्या होता है? निफ्टी का जो है उसका प्रतिलिपि बोल दो। निफ्टी में तुम खरीद नहीं सकते बिकॉज वो इंडेक्स है। हाँ। लेकिन निफ्टी बीज को अगर खरीद रहे हो तो आप इंडेक्स पे पैसा लगा रहे हो। अच्छा, तो बेसिक स्टॉक के लिए हुआ, राइट। ठीक है, अभी आते ट्रेडिंग पे कि ट्रेडिंग वो डेली बेसिस पे होता है, राइट। हाँ, डिपेंड करता है एक्चुअली। ट्रेडिंग अच्छा। अगर इंट्राडे बोलोगे तो डेली बेसिस पे होगा। हाँ, इंट्राडे और क्या होता है? हाँ, फिर होता है स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड बोल सकते हो जिसको अपन। अच्छा आज स्टॉक खरीद के रख दिए 8-10-15% के लिए, आई एम वेटिंग ऑन इट, और लेट से 2 दिन 8 दिन या 10 दिन के आसपास मुझे 8-10% मिल गए, आई विल एग्जिट द पोजीशन। जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया कि 8-10% साल में मिलते किसी दूसरे सेगमेंट में, जैसे FD में, म्यूचुअल फंड। यहाँ पे मुझे 10 दिन में 15 दिन में अगर 8-10% मिल रहे, आई विल एग्जिट दैट पोजीशन। तो ये होता है, इसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। तो बेसिकली इंट्राडे के बारे में बात करेंगे कि बहुत लोग मैं देखता हूँ कि इंट्राडे भी करते हैं, वो डेली बेसिस पे करते हैं। यस। तो इंट्राडे की साइकोलॉजी क्या होती है या क्या होनी चाहिए आपके पर्सपेक्टिव से? इंट्राडे की साइकोलॉजी से पहले हम चेक करेंगे कि इंट्राडे किसने करना चाहिए। किसने करना चाहिए? हाँ अगर आप जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस पे हो, आप आपके गल्ले पे भी बैठते हो, हाँ तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इंट्राडे आपके लिए नहीं है। जॉब वालों के लिए स्ट्रिक्टली नहीं है। अभी कुछ जगह पे तो मतलब कुछ जगह पे क्या है, हर जगह पे आया है कि 9 to 5 इंट्राडे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने नहीं करना है। अच्छा लेकिन अगर आपने देखा होगा तो उस टाइम में 9 to 3 उसका ऑफिस में काम करना है। अगर कोई बैंक में एम्प्लॉय है या कहीं पे भी एम्प्लॉय है, पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय है, तो उसको ऑब्वियसली कस्टमर को ट्रीट करना है 9 से 3 के बीच में, हाँ और मार्केट पे 9 से 3 ही चलता है, हाँ इसलिए वो इंट्राडे ट्रेड नहीं कर पाएगा। बराबर है। एक्चुअली इंट्राडे का खेल होता है चार्ट बेसिस पूरा। उसके लिए आप, जैसे अभी मैंने इन्वेस्टिंग की बात की, तो आपको कंपनी की परख चाहिए कि किस कंपनी में अपन पैसा लगा रहे फ्यूचर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। इंट्राडे का ऐसा कि आपको प्रॉपर चार्ट बेसिस में काम करना होगा, कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न की एनालिसिस। अगर आपका चार्ट पैटर्न का एनालिसिस प्रॉपर है, कैंडलस्टिक्स को आप रीड कर सकते हो अच्छे से, तो उसमें आप इंट्राडे बेसिस पे पैसा बना सकते हो। तो चार्ट मोमेंट में फ्लक्चुएट होता है। हाँ ठीक है, तो अगर आप स्क्रीन को कंटिन्यू देख पाते हो तभी जाके आप इंट्राडे कर पाओगे। एग्जैक्टली। इंट्राडे वाला जो होता है वो प्रॉपर में सिस्टम लगा के ही चलता है। हाँ। आजकल अपन देख रहे हैं बहुत रिक्शा चलाते चलाते ट्रेड कर रहा है, कोई किसी दुकान में बैठ के कर रहा है, हाँ कोई चाय वाला ट्रेड कर रहा है, इधर चाय बना रहा है इधर ट्रेड कर रहा है। दिस इज नॉट, ये रील बनाने के लिए सही लगता है, हाँ ये रियल में वर्क नहीं करेगा। इंट्राडे काम ऐसा होता है कि आज आया कल गया, हाँ, परसों फिर से आया नरसों फिर से गया। तो हमें ओवरऑल निकलना पड़ेगा कि महीने भर में अगर जितने भी ट्रेड किए, लेट से महीने भर में 22 ट्रेडिंग सेशन है, 20 बार तुमने ट्रेड किए, 20 में से अगर 6 भी बार तुमने प्रॉफिट बनाया, हाँ और उसमें हर इसमें 10-10 हज़ार बनाया, तुम्हारा 60,000 बन गया। और बाकी लेट से 10-12 बार तुम्हारा लॉस लगा, और लॉस खाली 500 या 1000 ही था, तो भी तुम सेफ। हाँ अल्टीमेटली मैटर करता है कि एट द एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं, एट द एंड ऑफ क्वार्टर आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं, एट द एंड ऑफ ईयर आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं। तो बेसिकली इसमें भी कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है? स्किल जैसे मैंने बोला कि चार्ट पैटर्न, इंट्राडे के लिए तो हार्डली आपको बाकी की चीजें कुछ नहीं चाहिए, ओनली चार्ट एंड स्क्रीन। अगर तुम स्क्रीन पे ट्रेडिंग पे चार्ट पे अगर हाथ नहीं बना सकते तो इंट्राडे इज नॉट फॉर इट। बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एटलीस्ट यू शुड नो। कैंडलस्टिक्स का आपको साइकोलॉजी समझना चाहिए। उसके बाद मार्केट में कैंडलस्टिक्स वर्क कैसी करती है, उसमें कन्फर्मेशंस क्या होती है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप हार्डली पैसा लगाओगे। आफ्टर दैट आपको मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट वाली साइकोलॉजी भी संभालनी है। राइट, वो क्या होती है? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेडर के लिए। हाँ ठीक है, सबसे पहली बात, अगर स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा आ रहा है आपका, वो होना चाहिए सरप्लस। उसमें भी जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे आपके मेजर स्टिक्स होना चाहिए। और जो इंट्राडे प्रॉफिट है या इंट्राडे ट्रेडिंग है, इसमें आपका बहुत कम पैसा रहना चाहिए जो आप लगाओगे।
यू नीड टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 years. 2 से 3 महीने आप सीखने में लगाओ, उसके बाद 3 से 6 महीने आप उसको प्रैक्टिस करने में लगाओ. अमाउंट शुड बी वेरी लेस, लाइक 10,000 मैक्स. हाँ. उससे आप कभी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे बहुत बड़ा, आपका लॉस भी कुछ नहीं होगा 10-12 हज़ार में, ना कि आपका घर चल पाएगा ना कुछ. आप खाली आप स्किल्स पे वर्क करोगे उस अमाउंट से. अगर तुम 2 से 3 महीने वो 10-12 हज़ार जिंदा रख पाए, अब मार्केट को समझ गए थोड़ा. हाँ, कुछ हद तक. अगर 3 महीने बाद अगर आप स्टिल आपके पास वो पैसा जिंदा है, तो हो सकता है आप धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाओ. एक बार किसी ने अगर 10,000 लगा के 2 दिन में 50,000 बना दिया, वो बोलेगा भाई बन गया 10 का 50, आप बोल लागे. ऐसा नहीं. अच्छा. उसको 3 महीने जिंदा रखो अमाउंट, उसके बाद 6 महीने फिर और थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के देखो. अगर वो होता है, आफ्टर दैट 1 ईयर के बाद फिर आपको ऐसा है कि तुम जाओ फिर मार्केट में छोड़ दिए, कुछ भी करो, फिर टेंशन नहीं. एग्जैक्टली. एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के बाद इसमें बात करूंगा कि जो कि एक फाइनेंस स्ट्रैटेजी होती है, तो एक ओवरऑल जनरल फाइनेंस स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है आपके पर्सपेक्टिव से? फाइनेंस इन द सेंस स्टॉक मार्केट के बाहर भी या ओनली स्टॉक? बाहर भी एक ओवरऑल, जो कि कोई फॉर एग्जांपल एक कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से वो आ रहा है, तो उसको अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? जैसे कि बहुत बड़े बड़े ग्रेट ऑथर्स बोलते हैं कि पहले पैसे बनाने में ध्यान दो, उसके बाद बोलते हैं कि सेव करने में भी ध्यान दो. राइट. जैसे कि अपना ऑन एन एवरेज अपने यहाँ पे 50,000 एक अमाउंट पकड़ते हैं अपन, जो अपना एवरेज सैलरी है सबका यहाँ पे. हाँ. 1 लाख से 50,000. हाँ. है ना. ऐसा हाँ. बोला जाता है कि 20% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्टेड फॉर फ्यूचर. तो 20% अगर उसको आपको फ्यूचर के लिए बना रखना है, तो एटलीस्ट तुम 50,000 में 10,000 तो मेरे हिसाब से आपने सेव करना चाहिए हर महीने फ्यूचर के लिए. अभी आप उस 10,000 को किसी भी एसेट क्लास में डाल सकते हो. ये एसेट क्लास मतलब रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर स्टॉक मार्केट. अच्छा. हाँ. अभी 10,000 में आप ना गोल्ड ले पाओगे ना प्लॉट ले पाओगे. स्टॉक मार्केट इज द ओनली थिंग. राइट. ठीक है. तो धीरे धीरे करके अगर आपने 10,000 हर महीने म्यूचुअल फंड बेसिकली, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो, लेकिन उससे भी बेसिक स्टॉक मार्केट. क्योंकि अगर थोड़ा सा नॉलेज है आपको, तो म्यूचुअल फंड्स की जगह आपने उस अमाउंट के ही स्टॉक ले अच्छा रिटर्न ले तो अच्छा रिटर्न आएगा. ओके. डू SIP इन स्टॉक्स रादर देन द म्यूचुअल फंड्स. ओके. तो धीरे धीरे आप उसको बड़ा कर रहे हो, उसमें पानी डालने जैसे वो पेड़ बन रहा है ऊपर आपका. हाँ. तो धीरे धीरे आपके उसमें आप स्टॉक ऐड ऑन कर रहे हो, जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें ही हर महीने 2-4-5 हज़ार का ऐड करना है. तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा. ओके. ठीक है. हाँ, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है. मैं ना थोड़े इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको पूछूंगा कि क्या लगता है कि अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स में मार्केट कहाँ जाएगी या क्या होगा? मैं एक्चुअली बहुत छोटी एंटिटी हूँ इसका आंसर करने के लिए. इसका आंसर करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए. राइट. ऊपर पॉलिटिशियंस, उसके नीचे ऑटोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल, और फिर जो बड़े बड़े लोग जो देश चला रहे हैं. बट व्हाट डू यू थिंक? मेरा ऐसा है कि आई एम टोटली पॉजिटिव फॉर माई कंट्री. ऐसा कि जो भी सेक्टर्स के मैंने नाम लिया था, वो सेक्टर काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. हाँ. और मैं जैसे हमेशा बोला जाता है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. तो अगर डेवलपिंग कंट्री मतलब उसमें और आने के स्कोप है, वो आ ही रहा है. तो जैसे मैं फिलहाल 6 साल से एटलीस्ट मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूँ. मैंने निफ्टी को 7,000 में भी देखा है, मैंने निफ्टी को 6,000 में भी देखा है, और मैं निफ्टी को आज 22,000 में भी देख रहा हूँ. तो अगर ये 3 साल का जर्नी देखा आफ्टर कोविड, बहुत फास्ट बढ़ा. बट ओवरऑल आप ईयर वाइज ग्रोथ अगर देखोगे तो वो 8,000 से 20,000 जो आया ये 4 से 5 साल में, विच इज गुड एंड ट्रिमेंडस. किसी भी मार्केट ने इतना ज्यादा फास्ट रिटर्न नहीं दिया. अगर आप चेक करोगे बाहर की बात, डाउ जोन्स, मतलब लेट्स से यूरोप मार्केट, अमेरिका का मार्केट, इनका भी इतना तगड़ा ग्रोथ नहीं है जितना अपना इंडियन मार्केट का ग्रोथ रेट ज्यादा है बेसिकली. इसीलिए क्योंकि अभी तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो बाहर के कुछ कंपनीज भी है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में रिटर्न काफी ज्यादा है और जो ग्रोथ रेट है बेसिकली वो ज्यादा है, उसकी वजह से वो रिटर्न भी मिल रहा है. जो भी सेक्टर्स में लीडिंग सेक्टर है, जैसे फाइनेंस सेक्टर, IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, दीज आर द लीडिंग सेक्टर्स. दे ऑल आर डूइंग वेरी गुड. अगर उनके जो भी मार्केट लीडर स्टॉक है उन पे अपन थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के रखते हैं, उसके साथ जैसे कंट्री ग्रो कर रही है, उसके साथ उसकी किसी पर्टिकुलर स्टॉक को ग्रो करना रहेगा, और वही स्टॉक के साथ अपना पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा, मतलब अपन भी ग्रो होगी. तो जैसे देश ग्रो करेगा, इंडिविजुअली अपन भी ग्रो करेंगे. राइट. टाइम दो मार्केट को, सीखने को टाइम दो खुद को, और तुम 2 साल बाद का खुद का पोर्टफोलियो देख लो. जैसे बोला मैं अभी 10,000 में महीने का लगाता था, आज 10 का
दिन का होता है, उनकी 10,000 की बात। अभी मेरे सर लोग जो है या फिर मेरे और जो बड़े लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ 1 CR डेली बनाते हैं, वो 50 लाख डेली बनाते हैं। यस, कोई वीकली एक्सपायरी पे काम करता है। यस, 1 CR। कितने लोग हैं जो लाइव PNL दिखाते हैं, लाइव ट्रेड दिखाते हैं। अभी मैं बहुत मतलब उनको बहुत अच्छे से ये समझता हूँ। 80% या 90% लोग फेक अवेलेबल है मार्केट में, हाँ, जो अपना PNL नहीं दिखाते हैं। और अभी सुभाषिश पानी सर है, पावर ऑफ स्टॉक्स करके नाम है उनका चैनल का, एंड घनश्याम टेक। ये घनश्याम टेक इज ऑप्शन बायर। मैं ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में नहीं रहता, 80% ऑफ टाइम में ऑप्शन बाइंग में भी फिलहाल नहीं हूँ, ड्यू टू आंखों का भी प्रॉब्लम हो गया, स्क्रीन टाइम मेरा कम करना है इसलिए। अच्छा, हाँ, लेकिन पावर ऑफ स्टॉक्स सुभाषिश वो ऑप्शन सेलिंग करता है, 10 CR प्लस अमाउंट यूज करता है, एंड 1 CR एटलीस्ट वो वीकली जनरेट करता है। वाह, 10% ROI वीकली, बहुत ज़्यादा है नहीं? हेवी, बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं सिंपली ये बोलता हूँ कि उन्हीं को फॉलो करो जो एटलीस्ट 8-10 साल से ज़्यादा सिखा चुका है। अभी जैसे सी रचना रानडे मैम, राइट, बहुत जबरदस्त टीचर है। उनका कुछ भी कोई भी वीडियो देख लो और किसी भी IQ के स्टूडेंट को दिखा दो, ऐसा वो बोलेगा नहीं मुझे समझा नहीं। उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, Way of explanation. सी, बट वो टेक्निकल पे अच्छे से पढ़ा देती है, तो उनको फॉलो करो। जैसे अब ये 2 नाम जो लिए मैंने, दे आर द रियल जेन्युइन ट्रेडर, उनको फॉलो करो, उनकी बताई हुई साइकोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज देखो। एंड और बड़े बड़े बहुत, जैसे सुनील पिंगलानी सर है, 10 साल 20 साल से ज्यादा हो चुका है। मतलब ही वॉज द फर्स्ट वन जिसका यूट्यूबर था, मतलब फर्स्ट यूट्यूबर है जिनका स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट आता था। एंड वन मोर थिंग कि न्यूज वाले जो है उनसे बच के रहो। बहुत सही, बहुत इजी वे में आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे मेरे कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि ब्लॉक हो चुके थे, वो आपने ओपन कर दिए। फाइनेंस के बारे में सीखने मिला, स्टॉक के बारे में सीखने मिला, साइकोलॉजी के बारे में सीखने मिला, बहुत सारी बातें हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।